लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था डाइजेशन की प्रोसेस को, तो अब हम पढ़ लेते हैं उन सब्सटेंसेस के बारे में जिन्हें एक्चुअली डाइजेस्ट किया जाता है। इन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें हम पढ़ चुके हैं कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, यानी इनको ब्रॉडली दो टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। ये हैं प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल न्यूट्रिएंट्स, यानी वो जो कि हमें एनर्जी दे, राइट, एंड अदर वन वर प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल। नाम से ही पता चल रहा है जो कि प्रोटेक्शन देते हैं, यानी हमारी बॉडी के नॉर्मल मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर कहीं कोफैक्टर की तरह काम करेंगे या उन रिएक्शंस को तेज़ी से होने में मदद करेंगे, उनके कहीं ना कहीं कंपोनेंट हैं, हमें डिजीजेस से जो प्रोटेक्ट करेंगे। दीज आर आर प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल, देयर आर विटामिन्स एंड मिनरल्स। पहले पढ़ लेते हैं प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल न्यूट्रिएंट्स को, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स के बारे में। ये हमें देते हैं एनर्जी, जिससे कि हमारी बॉडी के जितने भी वाइटल फंक्शंस हैं वो चलते रहते हैं, राइट। जो एनर्जी इनसे रिलीज हुई उसे हम इनकी कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। किसी भी सब्सटेंस को अगर बॉडी के बाहर कंप्लीटली कंबस्ट किया जाए, उसे पूरे तरीके से जलाया जाए, तो जो एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी डेफिनेटली ज़्यादा होगी उस एनर्जी के कंपैरिजन में जो कि हमारी बॉडी में उसके कंबशन से, बॉडी में ब्रेकडाउन से रिलीज होगी, राइट। सो कैलोरीफिक वैल्यू कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ये हो सकती है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू एंड फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है वो है किसी भी सब्सटेंस को अगर लैब कंडीशंस में जलाया गया तो उससे जो एनर्जी रिलीज होगी। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू? इट इज द एनर्जी released by complete combustion, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको कंप्लीटली जलाया गया, combustion of 1 gram of any substance in bomb calorimeter, right? वहीं पर फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू है एनर्जी रिलीज्ड बाय ऑक्सीडेशन। हम बॉडी में कंबशन टर्म यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम उसे आग थोड़ी ना लगा रहे हैं। वी आर जस्ट ब्रेकिंग द न्यूट्रिएंट्स डाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने उसका ब्रेक डाउन किया है। तो एनर्जी रिलीज्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ 1 gram ऑफ substance in body, right? इन दोनों में से हमेशा जो हमारी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि बॉडी के बाहर अगर किसी चीज़ को आग लगाई जाए तो डेफिनेटली हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी इंस्टेड ऑफ जो हमारी बॉडी में इन कंपैरिजन टू व्हाट बॉडी इज रिलीजिंग। बॉडी के अंदर हमेशा कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, राइट। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका। Let's take example. पहला प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल न्यूट्रिएंट जो सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है, लाइक जो सबसे इजीली एनर्जी देता है, वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू इज 4.1 किलो कैलोरीज पर ग्राम ऑफ एनर्जी है। वहीं इनकी जो फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू है वो केवल 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम है। वहीं प्रोटीन्स के लिए, प्रोटीन्स की जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है वो है 5.65 किलो कैलोरीज पर ग्राम। वहीं फिजियोलॉजिकल वैल्यू इज जस्ट 4 किलो कैलोरीज
पर ग्राम। टॉकिंग अबाउट फैट्स, जो कि एनर्जी तो ज़्यादा देते हैं पर डिफिकल्ट टू ब्रेक होते हैं, इनसे मिलने वाली ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू इज 9.45 किलो कैलोरीज पर ग्राम। वहीं फिजियोलॉजिकल वैल्यू इज जस्ट 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम। प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल न्यूट्रिएंट्स की कमी से रिलेटेड जो डिफिशियंसीज हैं, जो डिसऑर्डर्स हैं, उन्हें नाम दिया जाता है PEM, यानी प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन। यानी कमी किस किस चीज़ की है? प्रोटीन की भी है, एनर्जी की भी है, राइट। अब हम तो ये पढ़ते हैं कि एनर्जी तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट तीनों से मिलती है, तो प्रोटीन को अलग से क्यों लिखा? क्योंकि प्रोटीन वो न्यूट्रिएंट है जो कि ज़रूरी है हमारे टिश्यूज़ की रिपेयर के लिए, ग्रोथ के लिए। प्लाज्मा प्रोटीन भी बनाता है, सो इट इज़ गॉट अदर फंक्शंस एज वेल, राइट। जनरली प्रोटीन की कमी और बाकी सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी कमी ऐसी जगहों पर देखी गई ज़्यादा जो लोग बहुत गरीब हैं, राइट। जैसे कई कंट्रीज़ हैं, जैसे कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं जिनमें अभी विकास हो रहा है, जैसे कि हमारा साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हुई, अमेरिका का भी जो साउथ वाला पार्ट है, राइट। इसी तरीके से वेस्टर्न और सेंट्रल अफ्रीका, इन सभी कंट्रीज़, यहाँ की काफ़ी सारी कंट्रीज़ में हमें देखने को मिला कि PEM बहुत ज़्यादा मिलता है, राइट। कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मे बी गरीबी की वजह से, सूखा पड़ने की वजह से, किसी पॉलिटिकल प्रॉब्लम की वजह से, कहीं कोई युद्ध, कोई वॉर चल रही है, उसकी वजह से भी ऐसी परेशानियाँ देखने को मिली। जैसे 80s में जब सूखा पड़ा था इथोपिया में, तो वहाँ पर भी भूखमरी बहुत बढ़ गई थी। बांग्लादेश में जब लिबरेशन वॉर चली, जब स्वतंत्रता की लड़ाई चली, तो उसमें भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली थी, राइट। तो जो ये प्रोटीन और एनर्जी का मैलन्यूट्रिशन है, ये जनरली देखा जाता है छोटे बच्चों में, राइट। इसे हम 2 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है मरास्मस और दूसरा क्वाशियोरकर। अब इसे याद करना बहुत ही सिंपल है। मरास्मस, याद रखो, मरा सा बच्चा, एक बच्चा जिसे खाने को कुछ नहीं मिल रहा, वो दुखी है, राइट। और वो दुखी क्यों है कि उसको किस लिए दूध नहीं मिल रहा? बच्चे के लिए तो दूध ही चाहिए ना, छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 1 साल से कम है। अब उसे दूध क्यों नहीं मिल रहा? हो सकता है मदर उसकी बीमार हो, या मदर ने सेकंड प्रेगनेंसी जल्दी प्लान कर ली हो, जिसकी वजह से इस बच्चे को दूध नहीं मिल पा रहा। तो मदर का फीड ना मिलने की वजह से ऐसे जो बच्चे होते हैं, इनके हाथ पैर बहुत ही पतले होंगे, क्योंकि खाने को इनके पास ना दूध है, खाना ये खा नहीं सकते, तो इनका जो फीड है वो गाय के दूध पे डिपेंडेंस हो जाएगी, या इन्हें और कोई फूड मटेरियल पे डिपेंडेंस देखनी पड़ेगी। इनके हाथ पैर होते हैं पतले, इनकी पसलियाँ क्लियर दिखाई देंगी, चेहरा झुर्रीदार होगा, ड्राई होगा, राइट। तो मरास्मस होता है एक मरा सा बच्चा जिसकी एज कम होनी चाहिए 1 साल से, और ऐसे बच्चे को ना प्रोटीन मिल रहा है और ना ही कार्बोहाइड्रेट, दोनों की कमी है, राइट। तो ऐसे बच्चे के जो कैरेक्टर्स होंगे, जो सिम्टम्स होंगे, वो अब आप भी बता सकते हो। क्या होगा? अब बच्चे को खाने पीने को कुछ मिल ही रहा, तो सबसे पहली चीज़, ऐसे बच्चे की ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी। मेंटल और फिजिकल दोनों तरीके की ग्रोथ कम हो जाएगी, राइट। हाथ पैर पतले हो जाएंगे, बच्चे का पूरा वजन कम हो जाएगा, यानी बच्चा होगा इमैसिएटेड, राइट। तो इमैसिएशन देखने को मिलेगी। तो इमैसिएशन क्या है? जिसमें वेट कम हो, पसलियां तक दिखाई दे, स्किन इनकी होगी ड्राई, और बच्चा बचपन में ही मरा हुआ सा बुढ़ापे वाला बच्चा लगने लगेगा, जैसे वो बूढ़ा हो गया है, तो रिंकल्ड स्किन होगी, राइट। सो ये है मरा सा बच्चा, यानी मरास्मस से जो सफ़र कर रहा है ऐसा बच्चा। क्वाशियोरकर देखने को मिलता है ऐसे बच्चों में जिनकी एज
1 साल से ज़्यादा हो, यूजुअली 1 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों में ये परेशानी देखने को मिलती है। क्वाशियोरकर का बच्चा वो है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की कमी नहीं है, उसमें प्रोटीन नहीं मिल रहा है, यानी जो खाना है वो कुछ ऐसा है, मान लो वो पूरे तरीके से रोटी पर डिपेंडेंट है, उसे प्रोटीन सोर्सेज जैसे कि दाल, दूध, ये सब नहीं मिल पा रहा, राइट। तो ऐसे बच्चे में प्रोटीन की कमी होती है पर उसे कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, राइट। तो ऐसा बच्चा जो होगा वो क्या सिम्टम्स दिखाएगा, मैं सिम्टम्स को SX से लिख रही हूँ, राइट। यहाँ पर भी प्रोटीन नहीं है तो डेफिनेटली एक कंपोनेंट की कमी से ग्रोथ, दिमागी और जो शारीरिक यानी मेंटल एंड फिजिकल दोनों तरीके की ग्रोथ कम हो जाएगी, बच्चा चिड़चिड़ा भी रहेगा, राइट। प्रोटीन से बनी है हमारी मसल्स, अब किसी के पास अगर प्रोटीन नहीं है तो वो मसल्स आगे बन तो पाएंगी नहीं, तो इसलिए मसल्स वेस्ट हो जाएंगी, यानी मसल्स धीरे धीरे टूटने लगेंगी। अगर मसल वेस्टिंग होगी तो बच्चा जो है उसके हाथ पैर हो जाएंगे पतले, यानी बच्चा अगर मैं इमेजिन करूं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये है हमारा मरासमस का बच्चा, इसके पास हाथ पैर हैं इसके भी पतले, पर दोनों के पतले हाथ पैरों में डिफरेंस है, यहां पर स्किन लटकी हुई है, राइट। जो प्रोटीन है बच्चों, प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। आप पूछोगे ये क्या है? ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? देखो हमारी जो कैपिलरीज हैं, अब कैपिलरीज भी तो कुछ सेल्स से बनी है, इन सेल्स के बीच में छोटे 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 बहुत ही माइक्रोपोर्स हैं। जब इसमें प्रेशर के साथ में ब्लड आएगा तो वो ब्लड इसकी दीवारों पर प्रेशर लगाएगा और इसका लिक्विड पार्ट बाहर निकलने की कोशिश करेगा। किसी भी कंटेनर की दीवारों पर जब फ्लूइड को प्रेशर लगाता है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी लिक्विड के स्टेट की वजह से, उसके कंटेनमेंट की वजह से उसका जो प्रेशर दीवारों पर लगा वो प्रेशर इसे बाहर धकेल रहा है। पर ऐसा तो नहीं हुआ ना कि ब्लड की सप्लाई में से काफ़ी सारा ब्लड बाहर निकल गया, अगर ऐसा होता तो हमारे हाथ सूज गए होते, राइट। तो उसको कौन सी चीज़ रोक रही है? इसके अगेंस्ट काम कर रहा है एक प्रेशर जो कि अंदर प्रेजेंट प्रोटीन्स की वजह से है, इसे हम बोलते हैं BCOP, ब्लड के कोलॉइड की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर, BCOP। अब इस पर्सन के पास तो प्रोटीन है ही नहीं, तो ऐसे पर्सन, जैसे जो बच्चा है उसकी बॉडी में BCOP की कमी की वजह से जो फ्लूइड है वो निकलना शुरू करेगा कैपिलरीज से, राइट। तो जगह जगह पर सूजन आ जाएगी, यानी यहां पर हमें देखने को मिलेगा इडीमा, यानी स्वेलिंग जो कि फ्लूइड की वजह से हुई। तो स्वेलिंग ड्यू टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन, राइट। जब ऐसी स्वेलिंग आएगी तो ये स्वेलिंग इनके चेहरे पर दिखाई देगी, तो इसलिए इनका चेहरा बिल्कुल गोल दिखाया मैंने, राइट। और साथ ही साथ जो पेट है वो भी सूजा हुआ होगा, यानी यहां पर होगी पॉट बेली, यानी मटकी जैसा पेट निकल आएगा, राइट। और हाथ पैर कैसे हैं? पतले, जिसपे स्किन जो है वो लटक रही है, क्योंकि लूज स्किन हो जाएगी, मसल वेस्ट हो गई, राइट। तो यहां पर स्किन दो, उसके नीचे कुछ चिकनाई होने की वजह से, उसके नीचे मतलब बेसिकली उसके अंदर इडीमा होने की वजह से इनका चेहरा तो सूजा सूजा है, पर बाल हैं उनके ऊपर मेजर इफेक्ट देखने को मिलेगा। इनके बाल जो हैं वो प्रोटीन से ही तो बने होते हैं, तो इनकी कमी की वजह से इनके बाल हो जाते हैं ड्राई, ब्रिटल, जगह जगह से टूटेंगे और बालों का कलर भी खराब हो जाएगा। सो डिसकलर्ड हेयर मिलेंगे। अगर किसी बच्चे के बाल गोल्डन ब्राउन होते हैं हम उसको बहुत अच्छा नहीं मान सकते, क्योंकि वो डिसकलर्ड हेयर हैं। सो डिसकलर्ड ड्राई हेयर देखने को मिलेंगे, राइट। तो इनमें जो मसल वेस्टिंग है, इडीमा है, तो इस चीज़ से हमें एक चीज़ पता चलती है कि भाई इन दोनों में बेसिक डिफरेंस जो है वो है पॉट बेली का, स्किन में, हाथ पैरों में मसल वेस्टिंग का, बाल ब्रिटल है। इस बच्चे में रिब्स दिखाई नहीं दे रही, ऐसा क्यों? क्योंकि थोड़े अमाउंट में फैट है। सो रिब्स नॉट प्रोमिनेंट, ऐसा क्यों? बिकॉज
फैट, कुछ थोड़े से अमाउंट में फैट प्रेजेंट है स्किन के नीचे. फैट इज, लाइक वी कैन राइट स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट इज प्रेजेंट under skin. So is that clear? That is about PEM. आगे बढ़ते हैं प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल न्यूट्रिएंट्स पर, यानी वो न्यूट्रिएंट्स जो डायरेक्टली एनर्जी तो नहीं बनाते बल्कि हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस में मदद करते हैं, बॉडी को डिजीजेस से बचाते हैं. इनमें आते हैं हमारे विटामिन्स. पहले विटामिन्स को कहा जाता था वाइटल अमीन्स, यानी लाइफ के लिए जिन अमीन्स की ज़रूरत है, जो असेंशियल हैं. आगे इन दो शब्दों को मिला दिया गया और ये बन गए विटामिन्स. कई लोग इन्हें वाइटामिन्स भी कहते हैं. तो विटामिन्स को कैटेगराइज कर सकते हैं फैट सॉल्यूबल और वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स में. फैट सॉल्यूबल यानी वो जिन्हें बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, टारगेट सेल तक पहुंचाने के लिए फैट रिक्वायर्ड है. वहीं पर वाटर सॉल्यूबल वाटर में इजीली डिसॉल्वेबल है. राइट. वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स हमें डेली बेसिस पर चाहिए. इन्हें हमारी बॉडी डेली खाने के थ्रू लेती है. कई बार हम सप्लीमेंट्स भी लेते हैं. वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स को इसी वजह से हम असेंशियल विटामिन्स कहते हैं. वहीं फैट सॉल्यूबल विटामिन डेली नहीं चाहिए. राइट. वाटर सॉल्यूबल विटामिन अगर आपने ज़्यादा खा भी लिया तो ये पानी में सॉल्यूबल होने की वजह से यूरिन के रास्ते बॉडी से निकाल दिए जाते हैं. वहीं अगर फैट सॉल्यूबल विटामिन ज़्यादा हो गए तो ये बॉडी में डिपॉजिट हो जाएंगे, जिससे हाइपर विटामिनोसिस की शिकायत हो सकती है. राइट. इस वजह से आप फैट सॉल्यूबल विटामिन के सप्लीमेंट्स ज़्यादा नहीं ले सकते, अदरवाइज वो भी हार्मफुल है. फैट सॉल्यूबल एंड वाटर सॉल्यूबल विटामिन हैं कौन कौन से और क्या है इनके फंक्शंस, ये कैसे इनकी डिफिशियंसी से क्या होता है. राइट. इन सब चीज़ों को हम कुछ ट्रिक्स से समझ लेते हैं क्योंकि बच्चे बहुत ही डिफिकल्ट मानते हैं विटामिन को याद करना. सो लेट्स स्टडी इट विद सम ट्रिक्स. सबसे पहला जो फैट सॉल्यूबल विटामिन है वो है विटामिन ए. नेक्स्ट इज विटामिन डी. नेक्स्ट विटामिन ई एंड विटामिन के. याद करने का तरीका, ए देख फैट सॉल्यूबल विटामिन. वहीं पर वाटर soluble vitamin are vitamin B and vitamin C. right. विटामिन ए यानी रेटिनॉल, नाम से ही पता चल रहा है कहीं ना कहीं रेटिना से इसका रिलेशन है. यह विटामिन खाने में प्रेजेंट होता है बीटा कैरोटीन के फॉर्म में. तो बीटा कैरोटीन बेसिकली विटामिन ए का ही प्रीकर्सर है, यानी प्रो विटामिन है. जैसे ये बॉडी में पहुंचेगा, लिवर में पहुंचकर ये एक्टिवेट हो जाता है इनटू विटामिन ए, एक्टिव विटामिन ए में. रेटिनॉल जनरली हमें मिलता है हरी और पीली या ऑरेंज कलर की सब्जी और फ्रूट्स से, और इसी वजह से हमारे पेरेंट्स हमें बार बार सजेस्ट करते हैं कि फ्रूट्स खाओ क्योंकि रेटिना इससे हेल्दी रहेगा, बेसिकली आंखें इससे हेल्दी रहेंगी. इसका रिलेशन है रेटिना से, यानी हमारी आँखों से. तो ये वो विटामिन है जो कि रेटिना को देखने में मदद करता है, विजुअल पिगमेंट्स को बनाता है. अगर ये ना हो तो हम देख नहीं पाएंगे. आंखें खूबसूरती, दुनिया की खूबसूरती देखने में मदद करती हैं, तो ये भी खूबसूरती को देखने में मदद करता है. स्किन को हेल्दी रखेगा, उसके केराटिनाइजेशन को रोकेगा, यानी स्किन कहीं बहुत ही मोटी ना हो जाए तो कोलाजन को बार बार रिप्लेस कराएगा. राइट. ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, यानी बॉडी में ऑक्सीडेशन को रोकने वाला. तो एंटीऑक्सीडेंट आप पूछोगे कि मैम ये है क्या. एंटीऑक्सीडेंट्स वो सब्सटेंस हैं जो कि रिमूव करते हैं बॉडी से फ्री रेडिकल्स को, और ये फ्री रेडिकल्स ही सेल की डेथ का कारण बनते हैं. तो अगर ये ना हो तो सेल जल्दी नहीं मरेंगे और बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा. तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इनको हम एंटी एजिंग कह सकते हैं. राइट.
तो विटामिन ए एक एंटी एजिंग विटामिन है, राइट। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, पिगमेंट काम नहीं करेंगे तो आप दिन और रात में भेद नहीं कर पाओगे, यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट, बिकॉज दो तरीके के पिगमेंट मिलते हैं। एक पिगमेंट हमें अंधेरे में, यानी जब रोशनी कम है तब देखने में मदद करता है, वहीं दूसरा पिगमेंट रोशनी में कलर्स को देखने में मदद करता है। तो अगर इसकी कमी हुई तो हमें हो सकती है नाइट ब्लाइंडनेस, ड्राई आई की शिकायत रहेगी, यानी ज़ेरो यानी सूखापन रहेगा, ऑफ्थेल्मिया, ऑफ्था यानी आईज से रिलेटेड यानी आंखें सूखी हुई रहेंगी, और स्किन जो है वो हो जाएगी मोटी, जिससे एक्ने की शिकायत हो सकती है, मुहासे हो सकते हैं। सो इट कॉजेज कॉर्निफाइड स्किन। सो दैट वाज विटामिन ए। नेक्स्ट है विटामिन डी, इसे कहा जाता है कॉली कैल्सीफेरॉल, इसके नाम में ही सब कुछ छुपा है। कॉली यानी कोलेस्टेरॉल से बनने वाला, राइट। तो जब हमारी जो स्किन के नीचे कोलेस्टेरॉल है, उसके ऊपर जब पड़ती है अल्ट्रा वायलेट रेज जो सनलाइट के अंदर प्रेजेंट हैं, राइट, सो कोलेस्टेरॉल अंडर स्किन एक्टिवेट होकर के बना देगा विटामिन डी, जो इनिशियली थोड़ा इनएक्टिव स्टेट में होता है, लिवर में पहुंच करके एक्टिवेट हो जाता है। तो ये स्किन के नीचे प्रेजेंट कोलेस्टेरॉल पे अल्ट्रावायलेट रेज, बेसिकली सनलाइट के असर की वजह से बनता है, राइट। कैल्सीफेरॉल है, इसमें कैल्शियम से रिलेशन है, और कैल्शियम का सीधा रिलेशन है हमारी हड्डियों से, यानी ये बोन्स में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराएगा। सिंपली मैं लिख सकती हूँ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कराएगा इनटू दी बोन्स, ताकि हड्डियां हेल्दी रह सकें, स्ट्रॉन्ग बने। इनकी कमी की वजह से क्या होगा, ये सारी हैं हमारी विटामिन से होने वाली डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, राइट। तो अगर कैल्शियम की कमी है, बेसिकली विटामिन डी की कमी है, तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, हड्डियां हो जाएंगी कमजोर। बच्चों में इसे कहते हैं रिकेट्स, क्योंकि बच्चे नहीं खेल पाते क्रिकेट। क्यों नहीं खेल पाएंगे जी? क्योंकि हड्डियां हैं कमजोर, जगह जगह से टूटेंगी। बच्चों के जो पैर होते हैं वो धनुष की तरह बाहर मुड़े हुए होते हैं, राइट, यानी बोइंग ऑफ लेग्स, नीज कह सकते हो। बेसिकली बोन्स जो हैं वो इतनी लचीली हो जाएंगी कि वो बाहर की तरफ मुड़ जाएंगी और बार बार टूटेंगी, कमजोर हड्डियों की शिकायत रहती है। जो छाती की हड्डी है वो भी उठी हुई होगी, जिसे हम पिजन चेस्ट यानी कबूतर जैसी छाती भी कह सकते हैं। एडल्ट्स में विटामिन डी की कमी से होता है ऑस्टियोमलेशिया, यानी हड्डियों की बार बार फ्रैक्चर होने की टेंडेंसी रहेगी, और इसे कम करने के लिए विटामिन डी के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट इज विटामिन ई। विटामिन ई को हम कह सकते हैं ब्यूटी विटामिन, और इसका नाम है टोकोफेरोल, यानी इतनी खूबसूरती कि लोग टोकना शुरू कर दें। सो टोकोफेरोल या ब्यूटी विटामिन, इसे हम फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं, राइट। इसका रिलेशन है ब्यूटी और फर्टिलिटी से, यानी ये क्या कराएगा, ये फर्टिलिटी बढ़ाएगा, यानी गैमीट फॉर्मेशन में मदद करेगा, और साथ ही ये भी है एक एंटी ऑक्सीडेंट, राइट। अब एक बार इसको साइड में ही लिख लेते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स कौन कौन से हैं, यानी खूबसूरती बढ़ाने वाली विटामिन्स की लिस्ट में कौन कौन आता है, वो है एस, ए, सी एंड ई, राइट। तो रोज सुना होगा कि
फलाना तेल विटामिन ई के साथ, ये क्रीम विटामिन ई के साथ। तो विटामिन ई एक खूबसूरती को बनाए रखने वाला एक विटामिन है और ये विटामिन ए को डैमेज होने से रोकता भी है, राइट। तो ये है ब्यूटी विटामिन, फर्टिलिटी विटामिन, इतनी खूबसूरती के लोग टोके, तो दैट्स व्हाई टोकोफेरॉल डेफिशिएंसी से होगी स्टेरिलिटी, यानी ऐसे पर्सन जो है उसे कंसीव करने में तकलीफ रहेगी। विटामिन के, इसे कहा जाता है फाइलोक्विनोन। के का रिलेशन क्लॉटिंग से, के से याद रखो क्लॉटिंग, जबकि सी से शुरू होता है। ये क्लॉटिंग में मदद करता है क्योंकि ये एक्टिवेट करता है क्लॉटिंग फैक्टर्स को, राइट। वो क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो क्लॉटिंग में मदद करेगा और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो खून बहना बंद नहीं होगा, जिसे हम कहते हैं हीमरेज। इज दैट क्लियर?